अच्छा जी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके जी। सो लास्ट क्लास में हमने ये प्रोसेस मॉडल्स को देखा था। ठीक है। टोपोलॉजी की मेरी शक्ल भी आप लोगों को नज़र आ जाए। और आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का है। ठीक है। और फ्रॉम देयर आई कैन से कि द कोर्स इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। यहाँ से अभी जो पहला फेज है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ से अब जो हम काम करेंगे वो उसको हम बाकायदा सॉफ्टवेयर के साथ रिलेट कर सकेंगे। वही ये सपोज प्रॉब्लम है और ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स से हम स्टार्ट लेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स कैसे कैसे करनी है। ठीक है। तो ये वीक ये तो एक क्लास है और नेक्स्ट वीक ये हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे होगा। फोर्थ वीक में जब हम मूव करेंगे तो फिर हम उसकी डिज़ाइन की बात करेंगे। और फिर फिफ्थ वीक में हम दोबारा एक प्रैक्टिस होगी, एक केस स्टडी लूंगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका डिज़ाइन। ठीक है। और फिर सिक्स वीक से हमारी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिक्वायरमेंट। ठीक है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट? सबको पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी एक डेफिनेशन के द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम क्या करेगा। और वो जो हमने कहा था ना फेजेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, द वेरी फर्स्ट फेज इज डिफाइनिंग फेज, कि वी हैव टू डिफाइन कि व्हाट या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है। और सिस्टम हमारा क्या करेगा, सिस्टम को डिफाइन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे जो अगर माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो वर्ड से स्टार्ट होंगे। जब हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है ना, तो हमारा फोकस होगा वर्ड पे। ठीक है। कि वर्ड फंक्शनैलिटी वी वांट टू अचीव। ठीक है। अच्छा जी। ये तो रिक्वायरमेंट हो गई, हमें पता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करनी है, पहला टास्क। अब रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स हैं। ठीक है। ब्रॉडली या मेनली जो जिसे हम कहते हैं ना, वो दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नंबर टू इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इससे क्या मतलब? फंक्शनल रिक्वायरमेंट से मतलब ये है कि वो बेसिक सर्विस या वो बेसिक फंक्शनैलिटी जो हम चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। ठीक है। इफ आई गिव यू एग्जांपल, अगर बैंकिंग सिस्टम को देखें तो उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं। ठीक है। हम ट्रांजैक्शंस कर सकें, एटीएम से जो हम कैश है वो विड्रॉ कर सकें, डिपॉजिट कर सकें, ये कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं। इन्हें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नाम से ये है कि नॉन फंक्शनल, कि इसका फंक्शनल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका फंक्शनैलिटी के साथ ताल्लुक है। मतलब नाम को अगर देखो तो वैसा लगता है कि यार ये तो नॉन फंक्शनल, इसका फंक्शनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें अगर ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो फिर उस सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, हमें ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है। देखो, एटीएम से अगर हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी है, जो पैसे हैं वो विड्रॉ हो गए। ठीक है। इसी तरह ट्रांजैक्शन भी होगी, ये फंक्शनैलिटी हमें दे रहा है। लेकिन अब ये पैसे जो विड्रॉ हम कर रहे हैं, इसमें हमें परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं अपना पिन वगैरह एंटर करके अमाउंट एंटर कर दी और 30 सेकंड बाद जो ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। तो 30 सेकंड तक कौन वेट करता है? ऐसा ही है ना। इट्स मीन कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा, फिर जो हम कहते हैं इस सिस्टम की रिलायबिलिटी, ये सिस्टम डाउन नहीं होगा। ठीक है। अक्सर आप एटीएम के बाद जाते हो, एटीएम सपोज डाउन है। ठीक है। तो हम कहते हैं काम तो कर रहा है कभी कभी, लेकिन उसकी अक्सर डाउन, हम कहते हैं ये सिस्टम रिलायबल नहीं है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस, ठीक है, फंक्शनैलिटी वो दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसकी क्वालिटी पे भी, नॉन फंक्शनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे भी फोकस करना है। ठीक है। एटीएम से पैसे निकल रहे हैं, फंक्शनैलिटी अचीव होगी। क्या जो एक टाइम स्पेसिफाई है, जो एक टाइम होना चाहिए कि विद इन अ सेकंड 2 सेकंड, उतने में ये फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। और आप जब हम डिज़ाइन भी करेंगे तो हमारे डिज़ाइन का मकसद भी जो होगा ना, ठीक है, डिज़ाइन पे तो नहीं, आर्किटेक्चर पे बात करता हूँ, उसमें ये जितने भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, हमारा मकसद ये होता है कि हम इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को अचीव करें। ठीक है। तो जब आप रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करोगे तो उसके साथ साथ आप ये
नॉन फंक्शनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को भी ज़रूर स्पेसिफाई करोगे। तो आई होप कि आपको ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई है। फंक्शनल तो वो बेसिक फंक्शनलिटी है जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने हम जा रहे हैं। देखो यार, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। ठीक है, अच्छा, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल के बाद फिर है डोमेन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब ये डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या है? ठीक है, डोमेन का क्या मतलब है? वैसे जनरल आइडेंटिटी। अच्छा, देखो, डोमेन ये है ना कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसके डोमेन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स से हम मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम एक सॉफ्टवेयर सपोज करो बना रहे हैं। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग बेस है। ठीक है, और हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल की फील्ड के लिए। ठीक है, और उसका पर्पज़ ये है कि हमें अगर ब्रेन की इमेजेस दी जाए, ठीक है, ब्रेन की इमेजेस दी जाए, एमआरआई जिसे हम कहते हैं, या वो हो, तो उसमें हम सेगमेंट कर सकें कि भाई यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है कि नहीं, इस बंदे को है ट्यूमर कि नहीं। ठीक है, या कोई और डिजीज, स्किन की कोई डिजीज हो, ठीक है, उसको हम इमेजेस के थ्रू आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पर बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम इसमें इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ करेंगे, वो तो हम करेंगे, लेकिन अब हमें वो डोमेन स्टडी करना भी ज़रूरी है कि भाई ये हम जो आइडेंटिफाई करेंगे किस बेस पे करेंगे। ये जो हम कह रहे हैं कि इस इमेज में ऐसे ये स्किन डिजीज हमने फाइंड आउट करनी, तो किस बेस पे करेंगे? हमें थोड़ा बहुत मेडिकल की नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर डोमेन इसे कहते हैं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो उसकी डोमेन को स्टडी करो। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में देखो, तो बैंकिंग सेक्टर में वो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और उनकी फाइनेंशियल जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हमें इतना नहीं पता, तो रिक्वायरमेंट्स में वो भी है। ठीक है, तो डोमेन भी स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, फिर आती है ये आपकी इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि सॉर्ट ऑफ नेगेशन, कि हम जब रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम वो जो चीज़ें नहीं चाहते अपने सिस्टम में उसको हम वैसे लिखते हैं, लाइक कि डिज़ाइन, जो हमारा इंटरफेस डिज़ाइन है इसमें ये कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक टाइम पर इतने से ज़्यादा यूजर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करना, लेट्स से। ठीक है, तो ये जहाँ पे निगेशन आ रही है ना, नहीं का जो वर्ड, कि ये नहीं होना चाहिए सिस्टम में, ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं इनवर्स रिक्वायरमेंट। और फिर कुछ और रिक्वायरमेंट्स है लाइक डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कि अब ये इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, कहाँ पे करना है, अपना डेडिकेटेड सर्वर है या क्लाउड को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, लाइनेक्स है, ठीक है, या नहीं विंडोज पे इसको चलाना है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। तो मेन जो इसमें है ना, वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो डिफरेंस आई होप कि आप लोगों को फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, किसी ने कहा नो सर। अच्छा, देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो वो बेसिक फंक्शनलिटी है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी एग्जांपल दी है कि अगर एटीएम सिस्टम है तो वहाँ से हम अपना क्रेडिट कार्ड जब हम इंटर करते हैं, पिन इंटर करने के बाद हम कहते हैं कि हम उसमें से अपना जो भी अमाउंट है वो हम विड्रॉ करा सकें, तो ये फंक्शनैलिटी है। ठीक है, इसके लिए तो बना ही सिस्टम, इसके लिए ये फंक्शनैलिटी तो इसमें होगी। अब इस फंक्शनैलिटी के साथ साथ कुछ और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है जो हमें चाहिए। अब ये एटीएम जो है पैसे निकाल के तो हमें दे रहा है, लेकिन आफ्टर 30 सेकेंड्स तो इस सिस्टम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, या आफ्टर 1 मिनट या आफ्टर 2 मिनट, तो हम कहते हैं भाई फंक्शनलिटी तो पूरी कर रहा है, लेकिन वो जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना वो फुलफिल नहीं कर रहा। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके सिस्टम में नहीं है तो फिर आपकी सिस्टम में फंक्शनलिटी होगी भी, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में अब ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर और अमाउंट वगैरह और ये चीज़ें, तो अब इस केस में सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि डेटा तो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स हो रही है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन्स सिक्योर नहीं है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या? बात समझ आ रही है नहीं? अगर सिक्योर नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं, फंक्शनलिटी तो पूरी कर रहा है। ठीक है, तो
फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। जब आपका आर्किटेक्ट एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है ना, तो वो जब आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है तो उस वक्त उसके माइंड में ये जितने भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं ना, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के लिए मैं क्या करूँगा, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी, ये सारे जो फीचर्स हैं ना, ये सारे उसका कंसर्न होता है। और आर्किटेक्चर में यही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर में यही चीज़ें आपके रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग भी कोई भी काम करोगे ना, या हम डिज़ाइन भी करेंगे, अभी तो चूंकि हम लो लेवल डिज़ाइन पे तो ज़्यादा उसको प्रोग्रामिंग के साथ रिलेट करेंगे, लेकिन जब आर्किटेक्चर देखोगे ना, तो उस वक्त आर्किटेक्चर का मकसद ही यही है, इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अचीव करना। उसका पर्पज़ यही है कि हम ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को कैसे अचीव करेंगे, ठीक है, कि हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दीज क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, कि भाई ये मेरा आर्किटेक्चर है, ये कंपोनेंट्स मैंने इस तरह से इसलिए ऑर्गेनाइज किए क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्लियर है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, वाई रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो ये कुछ पुरानी स्टडीज है, कुछ सर्वे था, ठीक है, उस पर उन्होंने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की हमें उसका वो बताया, उसकी सिग्निफिकेंस की, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये उन्होंने सर्वे किया था, एक 1995 का, एक 2000 का, जिसमें उन्होंने ये देखा कि ये जो हमें सॉफ्टवेयर में जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आती है ना, ठीक है, मतलब बनने के बाद फेल हो गया, ठीक है, तो उसका काज फाइंड किया, तो वो ये था कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो रिक्वायरमेंट्स में ही हमें आती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है वो फिर हमारा डिज़ाइन, ठीक है। तो इसलिए इस सर्वे को इंक्लूड करने का मकसद बेसिकली ये था कि आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस बताई जाए, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ही बेस ही ठीक नहीं है, तो फिर आगे उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेस पे आपका डिज़ाइन होगा और उसी डिज़ाइन की बेस पे आपका कोड होगा, ठीक है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस जैसे यही लिखा हुआ है कि इतने प्रोजेक्ट्स में से इतने परसेंट प्रोजेक्ट फेल हुए और उनका रीज़न जो ये था कि वो जो थी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे थे, ठीक है, इतनी कोई खास इसमें बात नहीं है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट का प्रोसेस, ठीक है, वो क्या स्टेप्स हैं जो हम जिसको हमने परफॉर्म करना है, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट इज इलिसिटेशन, ठीक है। इलिसिटेशन का मतलब है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, ठीक है। कैसे करेंगे अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है। इलिसिटेशन के बाद अगर इलिसिटेशन में हमने जो रिक्वायरमेंट्स ली हैं उसका अब हमने एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस का मतलब ये है कि हम इसको इन जो जो हमने रिक्वायरमेंट्स दी उसको और अच्छी तरीके से समझना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये एनालिसिस कैसे करेंगे, ये एनालिसिस हम करेंगे थ्रू मॉडल्स, ठीक है। हम मॉडल्स बनाएंगे, और मॉडल्स कैसे बनाएंगे आज हम एक वो देख भी लेंगे, एक डायग्राम। मॉडल्स मीन कि हम जो हमारा जो ये एनालिसिस है ना, वो बेस होगा कुछ यूएमएल की डायग्राम्स पर, ठीक है। देखो, आपको मैं कुछ चीज़ लिख के दे दूँ ना, वो लिख कर उसको पढ़ना वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके अल्टरनेट में मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ, एक डायग्राम बता दूँ, ठीक है, तो वो डायग्राम आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ज्वाइन कर रहा लड़का तो ज्वाइन नहीं कर, अच्छा, देखता हूँ मैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एनालिसिस की। एनालिसिस हम करेंगे थ्रू यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो आज से नहीं, आज तो डेटा फ्लो डायग्राम है। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीक में हम यूएमएल को स्टार्ट कर देंगे। हम देखेंगे कि हम रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करते हैं थ्रू यूएमएल, ठीक है। डायग्राम्स हम बनाते हैं और डायग्राम्स के थ्रू हम रिक्वायरमेंट्स को हम सिस्टम को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये यूएमएल जो है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उन्होंने ये लैंग्वेज बनाई, ठीक है, ग्राफिकल लैंग्वेज। इसमें डिफरेंट डायग्राम्स है। इसका मकसद ये है कि डायग्रामेटिकली आप अपने सिस्टम का एनालिसिस करो, ठीक है। वो सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो
काफ़ी मतलब इफेक्टिव चीज़ है। अच्छा, एनालिसिस हमने कर लिया लेट से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसकी स्पेसिफिकेशन, फाइनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। एनालिसिस के बाद वो स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद हमारे पास जो आता है जो फाइनल वो है, उसे हम कहते हैं वैलिडेशन, ठीक है। वैलिडेशन क्या चीज़ है? वैलिडेशन ये है कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर के स्टैक होल्डर्स हैं, ठीक है, उसमें सारे बंदे आ जाते हैं। वो सपोज मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियर हूँ, मैंने रिक्वायरमेंट्स ये फाइनल रिक्वायरमेंट्स लिख के दे दी, तो बाकी के सामने मैं प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरी टीम है, डेवलपर्स, टेस्टर्स और आर्किटेक्ट सब उसमें होंगे, वो हमें वो फिर इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि भाई इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हर किसी का अपना वो है, एक तरह से आप कह लो कि एक तरह से एक टेस्टिंग है रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। वो देखेंगे कि भाई हाँ, जब सब एग्री हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आप FIP प्रपोज करोगे तो सब बैठे होते हैं और वो देखते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ है, हर कोई अपनी सजेशन देता है, तो वो चीज़ है। तो वैलिडेशन का ये चीज़ है। और उसके बाद जब ये सारी एक्टिविटीज हम कर लेंगे तो फिर हमारे पास बन जाता है दैट इज SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जब भी हम एनालिसिस वगैरह कर लेना तो फिर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि जब ये सारी चीज़ें हम इन सब फेजेस से हम गुजर जाए ना रिक्वायरमेंट्स के, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमारा कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, तो एलिसिटेशन पे आते हैं, ठीक है, कि एलिसिटेशन क्या चीज़ है। अच्छा, ये एक और दूसरी बुक से ये मैंने प्रोसेस उसका उठाया, ये भी तकरीबन वही चीज़ है, ठीक है, इतना फर्क नहीं है, ठीक है। इसने यहाँ पे जस्ट स्टार्ट में फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी का मतलब तो समझते हो ना, फिजिबिलिटी, हाँ, ये चीज़ कितनी फिजिबल होगी, ठीक है। तो जब भी कोई काम स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो उसकी पहले सपोज लेट्स से गवर्नमेंट ने अगर BRT बनाना चाहिए, तो उसकी पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है कि भाई हाँ, ये बनने के बाद इतने हमें फायदे, इससे फायदा है, ठीक है, वो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद वही रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन और एनालिसिस से यहाँ पे डाउनवर्ड एरो पे देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें हमारे सिस्टम का मॉडल मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने भी कहा ना कि एनालिसिस जब हम करेंगे तो हम कुछ डायग्राम्स यूज करेंगे तो उससे हमें एक मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। और वो मॉडल इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम होगा, उसको समझना यूजर के लिए भी आसान है और हमारे लिए भी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ कुछ बताऊँ ना, वो इतनी जल्दी अफेक्टिव नहीं होता, जबकि उसके अल्टरनेट में आपको एक डायग्राम दिखाई जाए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वही रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और फिर उसकी वैलिडेशन, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं है। आप शायद नेट पे अगर सपोज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस सर्च करो तो यही चीज़ें होंगी, बस ज़रा इधर उधर करके कोई अपने वर्डिंग कर, बाकी प्रोसेस यही है, सेम है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चीज़ें हैं। रिक्वायरमेंट्स को हमने इलिसिटेट करना है, ठीक है, मीन्स गैदर करना है, ठीक है। वो कौन से सोर्सेज हैं, कैसे गैदर करें, ठीक है, उसका कोई तरीका तो होना चाहिए ना। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज के हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंटरव्यू करें, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसका कोई बंदा होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, वहाँ पे उनसे बातचीत करेगा, ठीक है, देखेगा भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, एग्जिस्टिंग सिस्टम आपका कैसा है, ठीक है, उसको एनालाइज करेगा और उसकी बेस पे वो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेगा। अगर उनका सिस्टम सारा मैनुअल है तो जो मैनुअली भी वो काम कैसे करते थे ना, उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन तो अवेलेबल होगी ना। सपोज कोई फाइल्स हैं, उसको देखना, उसको स्टडी करना, उससे फिर वो रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना। यही चीज़ें, यही तरीके हैं, कोई और ऐसा कोई अप्रोच नहीं है। यही चीज़ें जिससे हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टैक होल्डर्स, ठीक है। अब बहुत से स्टैक होल्डर्स हैं, ठीक है। स्टैक होल्डर का तो पता है ना, स्टैक होल्डर जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ये थोड़ा जनरल उसमें ना, वैसे स्टेक का क्या मतलब होता है, स्टेक मीन्स पार्ट, हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर का जो वर्ड हम यूज करते हैं उसका मतलब ये है कि हर वो बंदा जो किसी तरीके से इस सॉफ्टवेयर के साथ लिंक है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर को, हालांकि वो शायद बनाने वाला भी हो सकता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी हो सकता है, यूजर भी हो सकते हैं, हर वो बंदे जो समहाउ किसी न किसी तरीके से इस सॉफ्टवेयर के साथ लिंक है, उसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर।
रिक्वायरमेंट इंजीनियर वो भी स्टेक होल्डर है, डिजाइनर स्टेक होल्डर, आर्किटेक्ट स्टेक होल्डर, डेवलपर स्टेक होल्डर, टेस्टर, ठीक है। और फिर वो क्लाइंट्स है जो हमसे ये प्रोजेक्ट हमसे बनवाना चाह रहे हैं और जिन यूजर्स के लिए बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो चीजें, ठीक है। फिर नेटवर्क आर्किटेक्ट हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ये सारे क्या है, स्टेक होल्डर, जिनका कोई रोल है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसे हम स्टेक होल्डर कहते हैं। अच्छा, डोमेन एक्सपर्ट समझ आ गई? डोमेन एक्सपर्ट कौन होगा, कोई एग्जांपल के साथ मुझे बताओ। डोमेन एक्सपर्ट की एग्जांपल मुझे बताओ कोई। ये डोमेन एक्सपर्ट होंगे। अभी एग्जांपल ये जी, डोमेन एक्सपर्ट में लास्ट में कोई अभी बता यार, अभी रिसेंटली अभी हम इसकी डिस्कशन की कुछ टाइम पहले। क्लाइंट की तरफ से जो राब्ता होगा, क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि अगर मुझे मेडिकल इमेज की फील्ड में काम करना है, ठीक है, तो मुझे मेडिकल की इतनी नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज है, तो उसमें मुझे उस मेडिकल की फील्ड में सपोज वो जो डॉक्टर है मुझे उससे हेल्प लेनी होगी कि भाई आप लोग सपोज जो भी आपकी एमआरआई मशीन्स वगैरह है उससे आप लोग अगर ब्रेन में ट्यूमर को आइडेंटिफाई करते हो किस बेसिस पे करते हो, हमें भी उस प्रोसेस को समझना है, फिर हम उसको कंप्यूटर के थ्रू थ्रू इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसको वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए अब बैंक के लिए अगर आपको कोई कहे कि ये बैंक के लिए ये एक्टिविटीज के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो बैंकिंग वाले काम कैसे करते हैं हमें तो नहीं पता ना, ठीक है। उनकी अपनी अकाउंटिंग वगैरह कुछ चीजें हैं ना, तो वो चीजें नहीं है, तो वो चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी, वो हमें उसके डोमेन एक्सपर्ट से, बैंकिंग का जो बंदा होगा उससे हम हेल्प लेंगे। सिमिलरली अगर हॉस्पिटल तो चलो ऐसी आम चीजें सबका कहीं ना कहीं उधर आना जाना था, हमें थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन फिर भी हमें वहां पे इस हॉस्पिटल में काम कैसे होता है, ठीक है, क्या वो है उसको हमने समझना जरूरी है, उसी की बेस पे हम फिर काम कर सकते हैं। ये कुछ लिस्ट है जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। इसमें ऑडिटर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है, ठीक है, क्लरिकल स्टाफ भी हो सकता है, ठीक है, सर्विस एनालिस्ट हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गया, ये सारे जो है ना ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो जब आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हो, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, सपोज आप ये काम अगर कर रहे हो, तो उस वक्त ये स्टेक होल्डर्स आप आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में कोई रोल है, ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का अपना रोल है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है, भाई उसने नेटवर्क डिजाइन करके देना है, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका अपना वो है, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट में ऐसा क्या होना चाहिए जो जो जिसमें ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो इस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो मोर देन 1 मिलियन है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स में हमने स्पेसिफाई करनी है। जब ये स्टेटमेंट लिखी होगी कि मोर देन 1 मिलियन यूजर ने सपोज इसे यूज करना है, तो उस वक्त अब ये इन्फॉर्मेशन फिर डेटाबेस जो इंजीनियर उसके लिए भी काम के लिए कि भाई इतने यूजर्स को कैसे मैनेज करना है और उसके लिए डेटाबेस कैसे डिजाइन करना है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का भी ये काम है या नेटवर्क इंजीनियर का, उसका भी ये काम है कि भाई इतने यूजर्स हैं, इनके लिए एक एफिशिएंट मुझे नेटवर्क डिजाइन करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स जो है, इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ सिस्टम डेट वी आर गोइंग टू बिल्ड। जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसकी हर सिस्टम की अपनी उसके अपने स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो क्लियर है, स्टेक होल्डर्स क्लियर है, डोमेन भी क्लियर है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, सही। अच्छा जी, एक ये मॉडल हमने उस दिन भी देखा, वी मॉडल। अब इसको रिक्वायरमेंट्स और उसके उसमें थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। ये वी का क्या मतलब, एक होता सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ वर्ड यूज हम करेंगे, लाइक इस प्रोसेस के अंदर वेरिफिकेशन और एक है वैलिडेशन, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है क्या कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है जनरल? वेरिफिकेशन वो भी चेकिंग है ना, वेरिफिकेशन भी चेकिंग है और वैलिडेशन भी चेकिंग, यही है ना, यही है ना, ठीक है। अच्छा देखो, दोनों की वो चीज़ ठीक है, मैं भी एक बताता हूँ आपको। जितने भी स्टेप्स है ना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के, सॉरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, रिक्वायरमेंट से हम स्टार्ट लेते हैं और एंड तक, ठीक है। हर स्टेप के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसको साथ साथ जब हम जो काम साथ साथ हम कर रहे हैं ना, ठीक है, उसको वेरिफिकेशन कहते हैं। और जब कंप्लीट प्रोडक्ट
बन गया उसे कहते हैं वैलिडेशन। उस वक्त जब हम उसे चेक करेंगे तो हम कहते हैं कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, ठीक है, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हर फेज पे हम उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। और या हम कहते हैं कि हैव वी बिल्ड द राइट प्रोडक्ट, क्या हमने सही प्रोडक्ट बनाया है, अब बन गया है, ठीक है, तो उसे कहते हैं वैलिडेशन, ठीक है। जनरल सी वो है, वैसे आम बंदे के इंटरचेंजेबली यूज करें, लेकिन वेरिफिकेशन ये है कि जो आपके हर स्टेज पर होगी, ठीक है। ये सिस्टम एंड सब सिस्टम डिजाइन क्या चीज अच्छा, इसको देखते हैं। देखिए, सिस्टम को हमने कहा ना कि हम अपने सिस्टम को, सिस्टम से यहाँ पे मतलब आप आर्किटेक्चर ले लो, ठीक है, और हमारे आर्किटेक्चर में क्या होगा, मेजर मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम है हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सब सिस्टम्स, ठीक है, इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अगर है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो पेशेंट्स का एक कंपोनेंट, ठीक है, डॉक्टर्स का एक कंपोनेंट, लैब्स वगैरह जो है उसका एक कंपोनेंट, फार्मेसी है उसका एक कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह और भी बहुत सी चीजें हमारे सामने आएंगी, ये कंपोनेंट्स। तो सिस्टम को हमने सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और जस्ट ये इसका जस्ट ये मतलब है, ठीक है। तो ये वही बाकी देखिए, कंपोनेंट डिजाइन वही यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग, और आखिर में देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वेरीफाई लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वेरीफाई लिखा हुआ है, ठीक है, और आखिर में यहाँ पर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, यहाँ पे वैलिडेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो सारे स्टेजेस से हम गुजर गए हैं, फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया, और अब उसके बाद हमने इसको वैलिडेट करना है और रिक्वायरमेंट के साथ वो करना है, इसको ट्रेस करना है कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हमने मेंशन की थी ये आपके उसके अंदर है कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ है कि नहीं, ठीक है। या इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से यूजर रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करो। क्या चीज़? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से यूजर रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करो। अच्छा, आखिर में देखो, जब आपका प्रोडक्ट बन गया ना, ठीक है, तो आखिर में आपने जो प्रोडक्ट आपका बन गया उसको हमने किसके साथ मैच करना है, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, उसको हमने मैच किसके साथ करना है, रिक्वायरमेंट के साथ ही ना। ये फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन गया है, मैं किस बेस पे टेस्ट करूंगा? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट पॉइंट कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स अभी बनाई हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जस्ट मतलब ये है कि सिस्टम टेस्ट, क्या मतलब, ये सिस्टम टेस्ट से आप देखो जरा, यहाँ से ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पे जा रहा है, इसके बाद इसका मतलब ये है कि इसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं वैलिडेशन की तरफ। अब ये सिस्टम टेस्ट, क्या सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम बन गया है, ठीक है, तो जब बन गया तो फिर हम वैलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। नहीं समझ आई? देखो, यूनिट टेस्ट का मतलब ये है कि आपका एक कंपोनेंट बना हुआ है आपके पास, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब ये है कि आपके एक कंपोनेंट नहीं है, सपोज लेट्स से 2-3 कंपोनेंट्स है, तो इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट किया, अब सारे कंपोनेंट्स बन गए, लेट्स से 10 कंपोनेंट है, 10 बन गए, तो आपका सिस्टम एक बन गया, ठीक है। तो वो सिस्टम जो है उसको हम कह रहे हैं कि भाई उस सिस्टम की जो सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, उसे भी अभी भी वेरिफिकेशन कह रहा है, वैलिडेशन के लिए आप कह रहा है कि उसको आप यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, जब सारा काम कंप्लीट हो गया ना तब हम उसे वैलिडेशन कह रहे हैं, ठीक है। सिस्टम की मेंटेनेंस वैलिडेशन ही होगी ना। सिस्टम की मेंटेनेंस, वैलिडेशन ही होगी ना, लाइक वैलिडेशन तो टेस्टिंग है ना, वैलिडेशन तो टेस्टिंग है, मेंटेनेंस तो और चीज है। प्रोडक्ट चेकिंग हो रही है, लाइक वही बात। नहीं, देखिए, मेंटेनेंस जो उसके डेवलपमेंट की जो बात का जो लास्ट फेज है ना, उसमें ये है कि अब कोई उसमें, ठीक है, आपकी बात वो ठीक है कि अगर हम टेस्टिंग के वक्त हमें कुछ प्रॉब्लम आती है हम उसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, आप उस टर्म में तो जनरल एक वर्ड यूज कर सकते हैं मेंटेनेंस का। वैसे नॉर्मली मेंटेनेंस ये है कि अब आपने सब कुछ सक्सेसफुल बन गया, डिप्लॉय हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ चेंजेस वगैरह आती हैं, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना। और दूसरा देखो, मैंने आपको कहा ना, वक्त के साथ साथ आप इवन अपना फ्लेक्स को देख लो, चेंजेस आती है इसमें, कोई नहीं आई? अच्छा, रिसेंटली कोई डिजाइन ही चेंज हुआ था, ठीक है, सिर्फ वो हुआ था स्लेट। अच्छा, स्लेट को मैंने अभी नहीं देखा, ठीक है, क्या? अच्छा चलो, स्लेट चेंज हुआ, मैंने उसको नहीं देखा। अच्छा चलो, जो भी ना, स्लेट में उनको कुछ मसला लगा होगा, ठीक है, मैंने कहा यार चलो डिजाइन की बात हुई, ये इतना बुरा डिजाइन है देख के दिल होता है, तो उन्होंने उसको उसका डिजाइन अच्छा करने के लिए कुछ किया, तो ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। वक्त के साथ देखो चेंजेस रिक्वायर्ड होती है ना। हम अब देखो, एक सिस्टम को हम अभी बन गया, ठीक है, 1 साल से यूज कर रहे हैं, अब 1 साल से यूज जो कर रहे हैं इस ड्यूरिंग दिस 1 ईयर, ये जो 1 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें हमें कुछ, चूंकि इसको यूज किया है तो हमारे कुछ कंसर्न्स होंगे कि यार इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
हमारे हमने 1 साल से इसे यूज कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में कुछ आता है कि यार इसको हम कैसे या इन तरीकों से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसको जब इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ठीक है, एग्जिस्टिंग चीज जो ऑलरेडी बन चुकी है, काम भी कर रही है, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, या कोई नई फीचर ऐड कर रहे हैं, दैट इज मेंटेनेंस। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम जी रिक्वायरमेंट के एनालिसिस पर। ठीक है, एलिसिटेशन। अच्छा, अब आपकी जो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो अनाउंस कर दूंगा। तो हम स्टार्ट यहीं से लेंगे। रिक्वायरमेंट की एक केस स्टडी दे दी जाएगी और उसका फिर आप लोगों को इसी तरह उसके, अब एक्चुअल तो हम नहीं जा सकते उस ऑर्गेनाइजेशन में सपोज और उसको देखना, लेकिन ऐसी केस स्टडी होगी जिससे आप लोग फेमिलियर हो गए। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने ये एक्टिविटीज़ करनी होगी। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 में। ठीक है, और कोशिश अभी मैं ये कर रहा हूँ कि एक केस स्टडी ले लेके उसी पे आपका फिर ये इफेक्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी उसी पे ही होगा। अभी जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी ना, ठीक है, सपोज असाइनमेंट नंबर 1 में हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपने बना लिया। असाइनमेंट नंबर 2 में हम कहते हैं कि आप लोगों ने उसका डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 3 में सपोज कुछ और एक्टिविटीज़, और आखिर में जो आपका FIP होगा उसमें जस्ट आपको कोड करना होगा। ये सारी चीज़ें पहले से होंगी, जैसे इसको कंबाइन करोगे और कोड करोगे तो जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो भी एक बहुत बड़ी असाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है, उससे पहला काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, जस्ट उसके साथ लिंक कर लेंगे। ठीक है, कुछ एडिशनल चीज़ों के साथ। तो मैं केस स्टडी देख रहा हूँ, ठीक है, और उसी को लेके चलेंगे। असाइनमेंट भी उसी पे होगी और फिर फाइनल आपका कोड भी उसी पे ही होगा। ठीक है, मकसद ये है कि आपको ये प्रैक्टिस कराई जाए, ये जितने फेजेस हैं ना इससे आपको गुजारा जाए, बस ये उसका एक मकसद है। ठीक है, जब एक दफ़ा आप खुद उससे गुजरोगे तो आपको वो पता चलेगा कि भाई काम हम कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस। अब क्वेश्चन ये है कि एनालिसिस कब करते हैं, क्या हर बार रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना ज़रूरी है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। एनालिसिस जो हम करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, क्या इस एक्टिविटी का आउटपुट क्या होगा, दैट इज बेसिकली अ मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एक्टिविटीज करेंगे ना उससे हमें एक मॉडल मिलेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कोई मॉडल होगा। ठीक है, जिसको देख के मुझे मेरा सारा सिस्टम समझ आ रहा है, और कुछ इस तरीके के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और डायग्राम्स भी है। तो आज हम सिर्फ एक एनालिसिस देखेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो है वो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम उसको स्टार्ट करेंगे। अभी उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, तो समटाइम्स ऐसा है कि रिक्वायरमेंट जो है या कोई सिस्टम है, ठीक है, वो उसको हम ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो हम इस तरह के मॉडल्स बनाते हैं, कुछ डायग्राम्स यूज़ करते हैं, और उन डायग्राम्स के थ्रू हम रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करते हैं। ठीक है, डायग्राम्स के थ्रू रिक्वायरमेंट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब सपोज कोई भी सिस्टम यूज है तो हम कहते हैं यार अब इसमें हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और लिखने से वो चीज़ें भी अफेक्टिव नहीं है। तो हम फिर कहते हैं कि यार इसके लिए हम डायग्राम्स यूज़ करें। ठीक है, हर डायग्राम का अपना पर्पज़ है, और हर डायग्राम को यूज़ करने के बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। हर डायग्राम को यूज़ करने के बाद आपको उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और उससे उसको फिर आप यूटिलाइज करोगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल की जो एनालिसिस मॉडल करेंगे हम, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, तो एक है स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। तो जो UML है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है, मतलब लैंग्वेज के नाम से मत वो कुछ उसमें वैसी लैंग्वेज नहीं है, जस्ट डायग्राम्स ही है इसमें। तो ये UML जो है ना, ये बेसिकली जो बनी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के लिए। ठीक है, तो जो UML के अंदर डायग्राम्स है ना, 13-14 डायग्राम्स है, यूज केस, सीक्वेंस, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट, पैकेज, डिप्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी डायग्राम जो है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के लिए, कि अगर हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसकी कोडिंग जो हम करेंगे वो किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस वहाँ पे हमें ये UML सपोर्ट करता है। UML से पहले या UML के हट के भी कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, जो आपको आपके पूरे सिस्टम का एक स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं
डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं डेटा फ्लो डायग्राम को। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप जब इस डायग्राम को देखेंगे, दो एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं। ठीक है, एक कोई रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम और एक आपका स्मार्ट होम को ऐड किया। ठीक है, तो इन दो डायग्राम्स को आप देखो, तो इस डायग्राम को देखने के बाद आपको आपको या आप किसी को दिखाओ तो उसको आपका पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाता है आपके सिस्टम का। और आप जब ये इवन इन यूर एफ आई पी भी जब आप करते हो, जो आपकी प्रपोजल के बाद जो प्रेजेंटेशन होती है, जो मिड की आपकी प्रेजेंटेशन होती है, उसमें भी आपको बाकायदा उसमें जो रूब्रिक्स है उसमें मेंशन भी है कि ये डायग्राम्स आप लोग यूज़ करोगे। मीन्स उस डायग्राम्स के थ्रू आप बताओगे कि आपका सिस्टम कैसा होगा। जो आप सिस्टम प्रपोज कर रहे हो, सपोज एफ में आपको एक सॉफ्टवेयर प्रपोज करेगी, हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी उसमें क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, वो काम कैसे करेगा, आपका डिज़ाइन कैसा है, आपका आर्किटेक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे भी बताओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपके एफ से पहले ये दो कोर्सेज आपको पढ़ा दिए जाते हैं, एक एस और एक फिर 6 नेक्सस में आप लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये एनालिसिस और डिज़ाइन ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, कोडिंग से तो आप लोग जब ये करोगे तो आप लोग फिर देख लोगे कि वाकई ये मुश्किल काम है। अच्छा, तो DFD डेटा फ्लो डायग्राम, व्हाट इज डेटा फ्लो डायग्राम? सो DFD इज बेसिकली अ ग्राफिकल टूल। ठीक है, ये एक टूल है जो आपके जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम फ्लो ऑफ डेटा इन एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम से मीन या कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, उसमें आपका डेटा का फ्लो कैसा है उसको हम इस डायग्राम के थ्रू हम डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वीक में जब यूएमएल स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको एक टूल भी बता दूंगा, विजुअल पैराडाइम। ठीक है, आपको मैं वो शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, उसकी क्रैक वगैरह जो भी है तो उसको आप देख लो, आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो। जो आप लोग की जो असाइनमेंट्स होगी, जो आप लोग काम करोगे, डायग्राम्स बनाओगे, तो वो फिर आप लोग विजुअल पैराडाइम में बनाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको यूज़ करके हम डायग्राम्स बना सकते हैं। तो जहाँ पे आपको प्रोसेस को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए ये आपके पास ये सिंबल है। ठीक है, कुछ इस तरह सिंपल, तो कहीं पे आपको सर्कल की तरह भी नजर आएगा। ठीक है, तो कोई वो नहीं। ठीक है, डेटा स्टोर, उसके लिए आपके पास ये सिंबल है। ठीक है, डेटा स्टोर मीन्स जहाँ पे कहीं पे हम फाइल की बात कर रहे हैं या डेटाबेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये सिंबल यूज़ करो। सोर्स, कहाँ से डेटा आ रहा है। ठीक है, कोई एक कंपोनेंट हो गया कुछ भी, वो आपका सोर्स। और डेटा फ्लो के लिए एरो सिंबल हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम के को जब यूज करेंगे तो इसके अंदर फ्रेगमेंट्स हैं। फ्रेगमेंट्स मीन्स के हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारी DFD है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू फ्रेगमेंट्स। मीन्स लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और अप टू सो ऑन, जितने लेवल्स हम जाना चाहें। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है? कॉन्टेक्स्ट का वैसे क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट का जनरल लिटरल मीनिंग, देखो नॉर्मली हम कॉन्टेक्स्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं कि आप ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो। ठीक है, जनरल कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको एक जैसे हम वो उर्दू पढ़ते थे तो वो या स्टेंजा वगैरह जो थे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, याद है ना? उसमें क्या होता था, पूरी वो जो समरी है ना उसको बस वो 2-3 लाइंस में एग्जैक्टली बता दिया कि भाई ये वो चीज़ है। ऐसा ही था ना पूरा उसका जो क्या कहते हैं उसको, समरी तो नहीं कहनी चाहिए, निचोड़ के बस एक वो बता दिया। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट में है कि आपने अपने जो पूरा आपका सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो बेसिक मेन एक्टिविटीज़ है वो आपने बतानी है। सिस्टम का आपने कॉन्टेक्स्ट बताना। सिस्टम में तो बहुत सी डिटेल्स होंगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उबर का सबने यूज़ किया होगा, ये करीम वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बड़ा सिस्टम है। ठीक है, इसकी डिटेल्स में एक डायग्राम में तो नहीं कैप्चर कर सकता ना, ऐसा ही एक डायग्राम में इतनी डिटेल्स में नहीं कैप्चर कर सकता। लेकिन जो मेन उसका कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, उसका मेन कॉन्टेक्स्ट कुछ यूँ होगा कि भाई यहाँ पे हम एक मोबाइल ऐप शो करेंगे। ठीक है, कि भाई यहाँ से जो है आपका जो यूज़र है वो क्या कर रहा है, वो सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, लोकेशन अपनी देता है बस जो भी अपना वो चीज़, और वहाँ से फिर ये एक एक्टिविटी यूज़र के एंड से होती है, ये रिक्वेस्ट जाती है किसको, आपके जो उबर का सर्वर है उसको।
ठीक है, और वो सर्वर जो यूजर की रिक्वेस्ट है उसको अटेंड करने के लिए देखता है कि भाई जिस जीपीएस लोकेशन सेंड होती है, भाई इस जीपीएस लोकेशन से ये रिक्वेस्ट आई और इसके सराउंडिंग्स में कौन सी कैब जो है अवेलेबल है, वो उसको वो कर डिस्पैच उसको कर दी जाए। ठीक है, तो अब ये उबर का कितना बड़ा सिस्टम है, इसको जस्ट मैंने 2-3 अल्फाजों में आपको समझा दिया कि ये उसकी मेन एक्टिविटीज है। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी हमारी और वहां से उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल किया जाएगा। तो उस सिस्टम के अंदर बहुत सी डिटेल्स है, लेकिन मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बताया। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम के अंदर आपके पास ये एक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है। ठीक है, उसका एक मेन कॉन्टेक्स्ट बताया कि भाई इसमें काम क्या हो रहा है। तो हम कहते हैं भाई कस्टमर है, ठीक है, वो कुछ ऑर्डर करता है। ठीक है, उस फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के अंदर मजीद डिटेल्स भी हैं जो हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, वो जो ऑर्डर करता है उसके लिए उसको एक रेसिप्ट मिल गई। ठीक है, उस रेसिप्ट की बेस पे फिर ये ऑर्डर जो है आगे किचन में जाता है कि भाई ये ऑर्डर आया है, कस्टमर को एक रसीद मिल गई और ये ऑर्डर उसको दे दिया। और फिर नीचे कुछ ये शो किया गया है कि भाई यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट की मैनेजर के लिए कुछ रिपोर्ट्स होंगी, डेली कितनी सेल हुई है एक्सेट्रा। तो इस एक डायग्राम से हमने हमारा सिस्टम को समझा दिया कि भाई हमारा सिस्टम में मेन एक्टिविटी क्या है। ठीक है, दैट इज नॉट सफिशिएंट, ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये इसीलिए इसे कहा गया कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, कि किसी को अगर मैं अपना या कोई भी सिस्टम हम बताना चाह रहे हैं तो जस्ट उसका हमने यहाँ पे उसको उसका कॉन्टेक्स्ट हमने बता दिया। अब चूंकि इसमें मज़ीद डिटेल्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करें, तो उसके लिए हम कहते हैं यहाँ पर लेवल 0। ठीक है, लेवल 0 मीन्स कि अब हम थोड़ी सी डिटेल्स पे जा रहे हैं। लेवल 1 पे मज़ीद डिटेल्स होंगी, लेवल 2 पे फिर मज़ीद डिटेल्स होंगी। तो लेवल 1 में अगर आप देखो तो वो जो ये था ना, ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, यहाँ पे जो ये प्रोसेस था ना फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का, जो मैं यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अंदर भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, वो क्या है वो हमने यहाँ पर शो किए। ठीक है, और उसको नंबर दे दिए 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसीव एंड ट्रांसफॉर्म कस्टमर फूड ऑर्डर, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर फर्दर डिटेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नंबर 1 है अपडेट गुड्स सोल्ड फाइल। ठीक है, और दूसरी जगह पे अपडेट इन्वेंट्री फाइल। ठीक है, इन्वेंट्री फाइल मीन्स कि जो आइटम भी आपका परचेज हुआ है, ठीक है, तो वो अमाउंट ऐड कर दी। ठीक है, और कितने आइटम्स आज हमारे सोल्ड हो चुके हैं उसकी इन्वेंट्री या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपडेट हमने कर दी। ठीक है, कुछ भी लेट्स से फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है तो पिज़्ज़ा है या बर्गर है जो भी, तो कितने सेल हो गए हैं। ठीक है, वो यहाँ पे अपडेट कर दिया। देखो यहाँ पे हमने लिंक कर दिया इसको एक उसके साथ, स्टोर के साथ, जो हमने स्टोर के लिए सैंपल था ना। ठीक है, तो ये आप फाइल एज्यूम करो, डेटाबेस एज्यूम करो। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी अपडेट इन्वेंट्री फाइल के लिए भी एक हमारे पास एक फाइल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने कॉन्टेक्स्ट बताया था ना उसको थोड़ा हमने उसकी कुछ और डिटेल्स में हम गए। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम हमारे सामने आ गए, हमने ये प्रोसेस देखा। अब अगर हमें लगता है कि ये जो हमने लिखा सपोज लेट से अपडेट गुड सोल्ड फाइल, इसको फर्दर एलेबोरेट करने की अगर ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस प्रोसेस को फर्दर नेक्स्ट डायग्राम में डिटेल से बताएंगे, जिसे हम कहेंगे लेवल 1। ठीक है, अच्छा लेवल 1 में देखो ये जो 1, अच्छा ये नंबरिंग इसलिए दी गई है ना लिंक करने के लिए, वहाँ पे 1.0 थी ना, तो वो जो 1.0 के अंदर जो प्रोसेस था ना ये वाला रिसीव एंड ट्रांसफॉर्म कस्टमर फूड ऑर्डर, इसको फर्दर यहाँ पे एलेबोरेट किया गया कि भाई कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होगा। ठीक है, वो किचन में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कस्टमर रिसीप्ट बनेगी, और मतलब डिटेल से उसको एलेबोरेट कर दिया। ठीक है, अगर अभी लेट से किसी को ये सिनेरियो समझ में नहीं भी आ रहा ना, तब भी कोई इशू नहीं। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ ना वो समझो कि आपने जो प्रोसेसेस बताए, जैसे 1, 2, 3, 4 ये प्रोसेस बताए, अब इस एक प्रोसेस की फर्दर जो डिटेल्स है ना उसको आपने नेक्स्ट डायग्राम में बता रहे हो, तो उसे हम लेवल 1 कहते हैं। ठीक है, अब लेवल 1 के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी फर्दर डिटेल्स आप बताना चाह रहे हो, तो फिर हम उसको यहाँ पे लेवल 2 कहेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आई? देखो आपका एक सिस्टम है ना, उसमें बहुत सी सेट ऑफ एक्टिविटीज है, उसमें बहुत सी चीजें हैं, वो एक डायग्राम में हम नहीं बता सकते ना, इतनी बड़ी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो उसको हम फ्रेगमेंट्स में हम चल रहे हैं। पहले हमने बेसिक से स्टार्ट किया, पूरे सिस्टम का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बताया। ठीक है, थोड़ी सी और डिटेल्स। ठीक है,
और ये जो डिटेल्स बता रहे हैं इस इन प्रोसेस के अंदर हमें लगता है कि यार ये डिटेल्स भी बतानी चाहिए। सपोज जैसे 1.0 वाला जो प्रोसेस था, इसके लिए हम इसके अंदर हम ये चलेगा, ये डिटेल्स हमने बता दी। अब ये जो लेवल 1 के अंदर जो प्रोसेस है ना, उसकी अगर डिटेल्स है तो फिर उस पर जब हम जाएंगे तो उसे हम कहते हैं लेवल 2। अब देखो 4.1, 4.2, 4.3, ठीक है, यहाँ पे देखें ये जो है ये अब कौन सा लेवल है? तो ऊपर लिखा हुआ है लेवल 1 है। क्यों लेवल 1 है? ये लेवल 1 क्यों है? क्योंकि लेवल 1 में मैंने कितने प्रोसेस बताए थे? 1 2 3 4 प्रोसेस बताए थे ना, ठीक है। उनकी डिटेल्स पे मैं जा रहा हूँ इन्हीं चारों में से, ठीक है। तो वही लेवल 1 पे है। अब यहाँ पे देखो ये जो 4.3 वाला प्रोसेस था, प्रिपेयर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, प्रिपेयर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, चूंकि ये लेवल 1 था तो इसकी अंदर डिटेल्स में हम गए तो इसे हम कह रहे हैं लेवल 2, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं तो फिर आपको उसमें मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने 2 एग्जांपल्स इंक्लूड किए जी। हाँ, सब पार्ट्स, सिंपल सब पार्ट्स आप ये भी कह सकते हो, सब। अच्छा, सेफ होम सिस्टम। अब देखो सेफ होम सिस्टम का या स्मार्ट होम सिस्टम का कंसेप्ट ये है ना कि आपका जो वो है, आपका जो होम है उसको हम सिक्योर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम कहते हैं कि हमारे घर में कुछ सेंसर्स लगे हैं, ठीक है, या कैमराज लगे हैं और वो हमारे घर को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई सुपरफिशियल चीज़ नहीं है, ऐसा आईओटी के थ्रू ये बड़ा आम सी बात है, हो रहा है, ठीक है, और आराम से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक चीज़ होती है ना हाइपोथेटिकल कि एक चीज़ हम कहते हैं ऐसा भी, तो ये वाकई आईओटी में ये चीज़ें स्मार्ट होम और स्मार्ट होम क्या स्मार्ट सिटीज़ की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारा सिटी जो है वो स्मार्टली काम करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब ये जो है ना ये है आपकी सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। इस एक डायग्राम से मैं आपको इस सेफ होम का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ कि भाई इस सिस्टम में क्या है। तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो सेफ होम सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर लें कि हम कहते हैं एक तरफ सेंसर्स लगे होंगे, ठीक है, सेंसर्स मीन्स कोई और सेंसर है, ठीक है, सपोज टेम्परेचर सेंस कर रहा है, ठीक है, ये रूम का टेम्परेचर या हाउस का टेम्परेचर एक सर्टेन डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, इट्स मीन कि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब, ठीक है। इवन अब एक सर्टेन डिग्री से एक्सीड कर जाए तो हम कहते हैं कि इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फायर, लेट्स से, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा रूम का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा हो गया। या कैमराज हैं तो कैमराज तो चलो उसको फायर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंसर्स ये हो गए। तो सेंसर अपना यहाँ पे देखो स्टेटस सेंड कर रहा है, ठीक है, इस सेफ होम सिस्टम को, ठीक है। अभी सेफ होम सिस्टम की डिटेल्स में जाते हैं और वो डेटा जब आपका सिस्टम के पास जाएगा वो उसको एनालाइज करेगा, उसकी बेस पे कोई एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो एक्शन क्या है? एक एक्शन यहाँ पे शो किया गया है कि इट विल साउंड एन अलार्म, ठीक है, कि अगर कोई ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी हमें नजर आ रही है तो उसके लिए एक अलार्म है। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अलार्म के बाद जो ऑनर है, ठीक है, उसको नोटिफाई कर दो भैया सेल फोन या टेलीफोन लाइन के थ्रू, किसी के भी थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ये सेफ होम सिस्टम है उसका पूरा एक सिस्टम एक उसका एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि भाई ये सिस्टम कैसा है। और यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल की बात करें, कंट्रोल पैनल जहाँ से इस सिस्टम को आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, और कंट्रोल पैनल का एक डिस्प्ले होगा, ठीक है। आप मोबाइल से इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल करने का मतलब कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपने घर के जो अप्लायंसेज है उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। लाइक जो लाइट्स है, सपोज घर से आ गया और लाइट सारी खुली रह गई, ठीक है, तो मैं मोबाइल से उसको स्विच ऑफ कर सकता हूँ। तो यही है ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि इंटरनेट के थ्रू मैं उसके साथ कनेक्ट हूँ, ठीक है, और कनेक्ट किन के साथ हूँ? उन थिंग्स के साथ हूँ जो घर की मेरी अप्लायंसेज है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। हमें जी जी क्या चीज़? साउंड से? हाँ ये भी है, ठीक है, आईओटी ये भी हो सकता है, ठीक है। तो साउंड से मतलब ये मैं यहाँ से कुछ एक मैसेज देता हूँ, ठीक है, और वो इंटरप्रेट होके वहाँ तक जाता है। मतलब बात तो एक ही है ना, मैं यहाँ से एक बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है,
उसके पीछे भी आपका एक फंक्शन कॉल हो के एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, और साउंड देता हूँ तो उसके पीछे भी जाके वो हो रहा है, तो उसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त ये कि आप मतलब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, रिमोटली बात कर रहा हूँ, घर मेरा कहाँ पे है और वहाँ से हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी एप्स हैं IoT में, ब्लिंक एक ऐप है। एलेक्सा बनी हुई है, बॉक्स एलेक्सा बॉक्स देखो भी होगा, उसको कहते हैं कि जो भी कह रहे हैं वो काम कर रही है। कौन सा? वो डिवाइस कौन सा? एलेक्सा, एलेक्सा, अच्छा। वो क्या चीज है? उसमें तो मेरे ख्याल वो डिवाइस तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड एक वो है ना, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ना, ये जो हम उसको आप ये पूछना चाह रहे हो कि IoT बेस है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, उसको हम AI की एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, IoT की नहीं कह सकते, ठीक है। जो एलेक्सा की, एलेक्सा और दूसरा भी कोई है, सीरी है कि पता नहीं क्या, इस तरह से कुछ है अक्सर मोबाइल्स में, ठीक है। तो कुछ बोलो आप, क्या चीज़, हाँ जो भी। तो अब ये नेचुरल लैंग्वेज की बेस पे काम कर रहा है, ठीक है। हम कमांड्स ऐसे नहीं दे रहे, ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं। या इवन गूगल में देखो, गूगल जो गूगल ट्रांसलेटर है, ठीक है, एक तो लिख के हम कहते हैं उसको, आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो, और एक आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये AI की एग्जांपल आप एप्लीकेशन कह सकते हो कि जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, साउंड को वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये आप लोग चीज़ें चल आगे ML मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग वगैरह, ये चीज़ें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब्जेक्ट्स आप लोग को ऑफर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें AI भी पढ़ोगे तो फिर आप लोग इस एरिया में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपने कहा ये IoT की एप्लीकेशन भी है, देखो IoT में ये है ना कि आपकी जो जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी, वो आप इसमें कनेक्ट हो, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी स्मार्ट होम की, ठीक है, कहीं भी किसी एक लेक्चर में, कि घर के जितने डिवाइसेस हैं ना वो आप इसमें कनेक्ट है, ठीक है। और सिनारियो मैंने आपको ये बताया था कि अगर खाना गर्म हो गया ओवन में, ठीक है, और मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाए भाई योर फूड इज रेडी, जाओ जाके उसको निकालो, ठीक है। आप हंसी, लेकिन ऐसा है, स्मार्ट होम बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना होता है, अब माइक्रोवेव के अंदर आपको एक माइक्रो कंट्रोलर इम्बेड करना होता है, ठीक है। मतलब सारा काम वो हम नहीं कर सकते, वहाँ पे हम थोड़ा सा IoT में फंसते इसलिए है कि सॉफ्टवेयर की कोडिंग में उसमें मसला हमें नहीं आएगा, लेकिन वो हम चूंकि हार्डवेयर इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो नहीं है ना कि हम वो सर्किट वगैरह कैसे करें, वो डिवाइसेस है और उसको माइक्रोवेव में करें और फिर वो करंट का फ्लो जा रहा है, उसको बस इंफॉर्मेशन जा रही है ना, ऑन ऑफ ही करना है, या एक वहाँ से यहाँ से एक मैसेज आएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ माइक्रो कंट्रोलर आपके हैं छोटे छोटे, रास्पबेरी पाई, नोड MCU, ठीक है, उसमें आपका वाईफाई भी आप कनेक्ट करें, उनके थ्रू हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तब इसमें वो नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक, अच्छा देखो, ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हो गई, ठीक है। इसकी डिटेल आप अगर देखो तो वो यहाँ पे शो की गई, ठीक है। उन्हीं ऑपरेशंस को देखो, ग्रीन में जो कंपोनेंट्स है ना 1 2 3 4 5 ये वही है, लेकिन उसके अंदर का प्रोसेस को हमने फर्दर एलेबोरेट कर दिया, ठीक है। तो बस इसमें एज सच कुछ समझाने वाली चीज़, सारा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। जस्ट DFD बताने का पर्पस ये था कि आप लोग पहले कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाओ, ठीक है, उसकी फर्दर डिटेल्स चाहिए तो फिर लेवल 0 पे, फिर लेवल 1 पे, इस तरह आप डिटेल्स में आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है अपने सिस्टम का स्ट्रक्चर बताने के लिए, ठीक है। सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर सकती है कि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, ठीक है, तो वो भी आप इसके थ्रू शो कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, और टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया, अभी 10 मिनट्स अटेंडेंस में लग जाएंगे। क्या नहीं, ये आज करूँगा, ये स्लाइड्स भी और ये जो वीक हो गया ना, ये दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। हाँ यार, बुक में आपको, बुक मेरे यहाँ पे है, वो देखो अगर आपको नेट मिल जाती है, नहीं तो लाइब्रेरी में तो मिल ही जाएगी, ठीक है। PDF अपलोड कर देना गूगल क्लासरूम। अच्छा मैं देख लूँगा, बुक्स भी मैं देख लूँगा।